हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ यूट्रोपिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्जाम्स रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। ओके, सो द वर्ड यूट्रोपिक ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूट्रोफोस which means well nourished. It is categorized by excessive growth of plants and algae resulting from an increased availability of limiting growth factors. Trophification होता है, इसका मतलब होता है कि well nourished, यानी कि बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन यहाँ पे किसी भी चीज़ को मिल रहा है और वो इतना अच्छा न्यूट्रिशन है कि जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि प्लांट्स की और जो एल्गी है, वी नो दे बोथ आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो इन दोनों की क्या होती है कि ग्रोथ में एक इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन यूट्रोपिफिकेशन जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी अच्छी सी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। पर धीरे धीरे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज अवेलेबिलिटी है ना हमारी लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर्स की, यानी कि ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है इन ऑटोट्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो इन लिमिटिंग फैक्टर्स में आपका आता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो न्यूट्रिएंट्स के हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये वर्ड डायरेक्टली आपको ऑटोट्रॉप से यहाँ पे लिंक करवाएगा। तो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इट इज यूट्रोपिफिकेशन इज द एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विथ न्यूट्रिएंट मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दैट लीड्स टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, अब सिंपल सी बात इतनी है कि यूट्रोपिफिकेशन का जो रीजन होता है बहुत बार पूछा जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड लोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एस्चुरीज एंड कोस्टल वाटर्स। ये जो यूट्रोपिफिकेशन होता है ना, यहाँ तक तो हमने इसकी चीज पढ़ी कि यूट्रोपिफिकेशन होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल है। पहला सिम्टम होता है कि वी हैव द हार्मफुल एल्गल ब्रूम्स। ओके, सेकेंड वन कि यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ भी यूट्रोपिफिकेशन होगा वहाँ पर एक डेथ जोन क्रिएट हो जाता है, स्पेशली फॉर द फिशेस एंड द एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे फिश की किलिंग देखने को मिल जाती है जहाँ भी यूट्रोपिफिकेशन होगा। अगर इसका फ्लो चार्ट हम देखें कि कैसे यूट्रोपिफिकेशन होता है, देखो सबसे पहले न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है। इसकी वजह से आपकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स होती है उनकी ग्रोथ होती है। अगर आपको पता होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक कंडीशन में। ठीक है, जिनको फॉलो करते हैं जू प्लैंक्टन्स एंड देन हमारी फिशेज होती हैं। अलग अलग चीजें यहाँ पे जो होती है एक फूड साइकिल बनती है जिसमें इन एक्वेटिक कंडीशन द प्रोड्यूसर्स आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जब इन फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ एल्गी, इनके उसमें ग्रोथ होगी तो इसकी वजह से जो एल्गल ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम फॉर्मेशन। ठीक है, वाटर ब्लूम का अगर फॉर्मेशन होगा तो वाटर की जो बॉडी होती है उसमें एक ऐसी लेयर क्रिएट होती है जिसकी वजह से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना वो हमारा कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर गैसेस का एक्सचेंज कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी के नीचे रह रहे हैं उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी ड्यू टू डिप्लेशन, ड्यू टू द ऑक्सीजन डिप्लेशन या फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ हुई यानी कि एल्गी की ग्रोथ हुई। एल्गी की अगर एक्सेसिव ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम फॉर्मेशन। वाटर ब्लूम फॉर्मेशन अगर होगा तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा, और अगर ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है तो इनडायरेक्टली वहां पे एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं यूट्रोपिफिकेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रोपिफिकेशन। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूट्रोपिफिकेशन की। यूट्रोपिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखो यूट्रोपिफिकेशन के आपके दो टाइप होंगे, एक नेचुरल होगा, कल्चरल होगा। नेचुरल जो होता है आपका, इट इज द स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, इट अकर्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ड्यू टू नेचुरल वेदरिंग एंड सेडिमेंटेशन. The runoff of nutrients in storm water into receiving water bodies leads to an increase in the level of nitrate and phosphates in water bodies. Okay? Whereas जो cultural और आपका artificial eutrophication होता है, अगर आप इसको बोलोगे it is a rapid process, it is caused by the human activities. देखो जहाँ भी human activities आने हैं ना वहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान ही होना है नेचर का। ओके, मेजर सोर्स अगर हम देखें तो इसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज होता है जिसकी वजह से इंक्रीज होता है नाइट्रेट और फॉस्फेट में। सीवेज का डिस्चार्ज होता है, डिटर्जेंट्स का यूज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड लाइफ स्टॉक वेस्ट। बहुत सिंपल सा मतलब है। टाइप ऑफ यूट्रोपिफिकेशन में आपने दो चीज पढ़ी, नेचुरल और कल्चरल। नेचुरल यूट्रोपिफिकेशन जो होता है वो तब होता है जब आपका क्या होता है एक स्लो और ग्रेजुअल सी प्रोसेस है और जनरली यहाँ पे नेचर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कभी बारिश हो गई या फिर क्या हुआ, स्टॉर्म आई, ठीक है, तो बारिश की
वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनका जब रन ऑफ होता है एक्वेटिक वाटर बॉडीज में, तो उससे मोस्टली हम कह सकते हैं कि नेचुरल यूट्रोफिकेशन होगा। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें नेचर इन्वॉल्व है। बट कल्चरल यूट्रोफिकेशन या आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एक्शन की वजह से क्या होता है कि आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। So this artificial eutrophication is very very dangerous as comparison to the natural eutrophication, क्योंकि अगर natural eutrophication हमारा जो है it is taking thousands of year टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन है वो विद इन 100 ईयर्स हो जाएगा। इतना रैपिडली आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन होता है एज कंपेरिजन टू द नेचुरल यूट्रोफिकेशन। ओके, आफ्टर दिस वी हैव द कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। देखो क्या क्या कॉजेज होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कॉज है इसके कॉज में सबसे पहला कॉज आता है आपका नेचुरल कॉज। देखो नेचुरल कॉज की अगर हम बात करेंगे, जैसे हैवी रेनफॉल हो रहा है, फ्लडिंग हो रहा है, इट मे कैरी न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर बॉडीज। ओके, सेकेंड की लेक की जब एजिंग होती है, मतलब लेक जो होती है उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है, सो एजिंग लेक में एक्यूमुलेट द ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। एंड थर्ड क्या होता है कि प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर ग्रोथ हो रही है, नॉर्मली जो ग्रोथ होती है एल्गी की विद द प्रेजेंस, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, तो उसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की, देखो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर तो कहीं ना कहीं हमारा आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर जब हो, उसकी वजह से होता है रन ऑफ फ्रॉम द फार्म, इट विल एनरिच द वाटर बॉडीज, लीड्स टू एल्गल ब्रूम एंड एक्वेटिक वीड ग्रोथ। जैसे कि वाटर हाइसिंथ, इसमें काफी कॉमन हमारी जो होती है वीड होती है जो कि ग्रो करती है, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। मेजर कॉज ऑफ कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दीज टू आर द मेजर कॉज ऑफ आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। ओके, now after this we have the aquaculture and animal feeding operation effluents. So they are rich in nitrate and phosphate. This animal dung and feed waste will enter the water body through the runoff. Agriculture जो runoff होता है from such industries, this industrial discharge will directly increase the nutrient load and this nutrient load will lead to the process of eutrophication. Okay, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूट्रोफिकेशन। देखो ये स्टेप वाइज प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट होगा, स्पेशली नाइट्रेट और फॉस्फेट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट फॉर्म है और फॉस्फोरस का जो फॉस्फेट वाला फॉर्म है, इसमें इंक्रीमेंट होगा। इस इंक्रीज की वजह से क्या होगा कि रैपिड एल्गल हमारा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी तो लाइट का पेनिट्रेशन कम होगा, लाइट पेनिट्रेट कम करेगी अगर एक्वेटिक बॉडीज में, तो जिसकी वजह से जो हमारे सबमर्ज प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स की कैटेगरी आपने पढ़ी होगी, जब भी आप किसी भी वाटर बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे फंडल, प्रोफंडल, बेंथिक, अलग अलग जोन्स होते हैं। तो अलग अलग जोन्स में जो नीचे की तरफ प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड सनलाइट। ओके, तो सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, जिसकी वजह से जो हमारा BOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो हमारा इंक्रीज होता है और डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है वो डिक्रीज कर जाती है। फिशेस और एक्वेटिक एनिमल की डेथ होने लगती है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारा डेड जोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। और अगर उस एक्वेटिक बॉडी में डेड जोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारा यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन करी है, फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो उसको। सबसे पहले न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हुआ, ये फार्मर जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन शो हो रहा है, ठीक है। रन ऑफ हुआ, एग्रीकल्चर रन ऑफ हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ पे एल्गी का ग्रोथ एकदम इंक्रीज हो चुका है। एल्गी की ग्रोथ अगर इंक्रीज हो गई है तो लाइट का पेनिट्रेशन कम हो गया, ये लाइट आ रही है ना, तो लाइट कम पेनिट्रेट करेगी। लाइट अगर कम पेनिट्रेट कर रही है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबमर्ज प्लांट की क्या होती है, डेथ होने लग जाती है। आफ्टर दिस इन सबमर्ज प्लांट की जब डेथ होगी तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा बैक्टीरिया अगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेगा तो उसके बाद से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से आपकी जो फिशेज है आप देख रहे हो यहाँ पे, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ होती है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है आपका यहाँ पे जो डेड जोन है उसका हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ होने लगती है एंड एज अ रिजल्ट हम बोलते हैं कि दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। ओके,
आफ्टर दिस वी हैव द इंडिकेटर्स ऑफ यूट्रोपिफिकेशन। कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं हमारी यूट्रोपिफिकेशन के? दो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। हाई बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ने लग जाए, इस चीज़ को मेजर करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर आपके फॉर्मूले होते हैं, तो उनसे हम मेजर करते हैं कि भाई बीओडी का क्या लेवल चल रहा है, फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या लेवल चल रहा है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर एक्वेटिक कंडीशन में आपका जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो बढ़ जाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाए एंड हाई क्लोरोफिल ए जो होता है आपको पता होगा, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका बहुत हाई है वाटर बॉडीज में। प्लस फाइटोप्लैंक्टन्स की डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, टोटल फॉस्फोरस अगर इसके अमाउंट में इंक्रीज देखने को मिला है, स्पेशली जो 0.03 मिलीग्राम्स पर लीटर एक क्रिटिकल लेवल माना जाता है, इससे अगर ऊपर चला जाए फॉस्फोरस का लेवल, तो हमें सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्वेटिक कंडीशन में, तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे यूट्रोपिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ यूट्रोपिफिकेशन। इसी के अपोजिट अगर हमारा जो बीओडी है वो कम है या फिर ऑप्टिमम है, और ये सारी कंडीशंस अगर ऑप्टिमम होगी, तो उसका मतलब यूट्रोपिफिकेशन जो है आपका वहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द कंसिक्वेंसेज ऑफ यूट्रोपिफिकेशन की यूट्रोपिफिकेशन के क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले एल्गल ब्लूम होती है। एल्गल ब्लूम क्या होता है? इट्स अ रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। द वाटर टर्न्स ग्रीन एंड टर्बिड। नेट की पेनिट्रेशन को इनडायरेक्टली क्या करेगा, वो कम कर देगा। सेकेंड इज द ऑक्सीजन डिप्लीशन। डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी विल लोअर द डिजॉल्व ऑक्सीजन, दिस विल कॉज द फिशेस किल एंड इसकी वजह से हाइपोक्सिया यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एनिमल्स की डेथ होती है वो हो जाता है, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेड जोन्स। ओके, थर्ड वी हैव द टॉक्सिन्स प्रोडक्शन। टॉक्सिन प्रोडक्शन कैसे? जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एल्गी में साइनोबैक्टीरिया और मोस्टली आपका जैसे वाटर हाइसिंथ है जो कि प्लांट है आपका, ये सबकी ग्रोथ होने की वजह से यूट्रोपिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जैसे साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी है, वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, लाइक वी हैव द माइक्रोसिस्टीन। अभी जो माइक्रोसिस्टीन होता है ना, ये लिवर को डैमेज करता है, प्लस न्यूरोटॉक्सिसिटी यानी कि दिमाग में एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज, मतलब दिस इज टॉक्सिक फॉर द ब्रेन एंड स्किन इरिटेशन कॉज करता है, उसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। सो दीज बायो एक्यूमुलेट्स इन द फिशेस कैन एंटर द फूड चेन। अगर फिश में वो चीज़ है, फिश के बाद अगर हम भी उसको खा रहे हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं बाय द फूड चेन। जैसे सिमिलर केस हम लोगों ने डीडीटी के लिए पढ़ा था कि डीडीटी जो होता है वो फूड चेन के थ्रू क्या करता है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इट कैन एंटर इनटू द अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ आफ्टर दिस द फोर्थ कंसिक्वेंस इज द ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट। ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, ऑलरेडी फूड चेन वाला केस हमने पढ़ा। सो ये जो नाइट्रेट से नाइट्राइट होता है हमारा, एंड द नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड टू मेथीमोग्लोबिनमिया, तो यहाँ पे बेसिकली ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है हमारा। इट द फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक नाइट्रोसोमाइंस, सो दे आर लिंक्ड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द लिवर डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ द फिफ्थ कंसिक्वेंस ऑफ यूट्रोपिफिकेशन इज द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि इकोलॉजी पे क्या चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है। इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज एज अ रिजल्ट अगर टॉक्सिक केमिकल्स हमारे जो हो रहे हैं वो फूड चेन में एंटर हो रहे हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, सो इट मे रिजल्ट इन द लॉस और द एक्सटेंशन और द एंडेंजर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज रिजल्टिंग इन द डिक्लाइन इन द फिशेज एंड द एक्वेटिक एनिमल, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है कि डेड जोन क्रिएट हो रहा है, और अगर डेड जोन क्रिएट होगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा एनिमल्स की डेथ देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्ड थिंग इज द क्लॉगिंग ऑफ इरिगेशन पाइप्स एंड द टर्बाइंस। टर्बाइंस और इरिगेशन जो पाइप्स होते हैं उसमें क्लॉगिंग देखने को मिलती है। अब देखो वो एनिमल की डेड बॉडीज से भी हो सकती है, या फिर जितना भी सीवेज का इफ्लुएंट है ना, जो सीवेज बह के आ रहा है हमारा, उसकी वजह से भी ये सब चीजें होती हैं। एंड द एलिवेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द सी ग्रास बेड, क्योंकि सी ग्रास बेड बेसिकली सबमर्ज प्लांट थे। जब लाइट का ही पेनिट्रेशन नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो जो नीचे हमारे प्लांट्स थे यानी कि जो सबमर्ज प्लांट थे वो सी बेड क्रिएट करते हैं, सी ग्रास बेड्स क्रिएट करते हैं, जो कि एक तरीके से क्या हो सकता है, गायब हो सकते हैं, एक्सटेंड या फिर एलिमिनेट हो सकते हैं। ओके, अब यूट्रोपिफिकेशन से रिलेटेड एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। नाउ व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? सो यूट्रोपिफिकेशन सेट्स ऑफ अ चेन रिएक्शन इन द इकोसिस्टम स्टार्टिंग विद एन ओवर अबंडेंस ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स. द excess algae and plant matter eventually decompose, producing large amount of carbon dioxide. So
दिस विल लोअर द pH ऑफ द सी वाटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ओशन एसिडिफिकेशन। आपको पता होगा कि pH जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओशन का एसिडिफिकेशन होता है, यानी कि pH एसिडिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस पर्टिकुलर यूट्रोफिकेशन इज रिलेटेड टू ओशन एसिडिफिकेशन। ओके, एसिडिफिकेशन विल स्लो द ग्रोथ ऑफ फिशेज एंड शेलफिश एंड कैन प्रिवेंट द शेल फॉर्मेशन इन bivalve mollusk. So this led to reduced catch for commercial and recreational fisheries, मीनिंग स्मॉलर हार्वेस्ट एंड मोर एक्सपेंसिव सी फूड्स। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं यूट्रोपिफिकेशन आपका इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो हमारी इससे इफेक्ट हो रही है। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बोला था कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो मॉलस्क के उसमें शेल्स का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड आपको पता होगा कि जो शेल्स होती है दे आर द मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। सो दिस पर्टिकुलर यूट्रोपिफिकेशन कैन इफेक्ट इकोनॉमी बाय इनडायरेक्टली कॉजिंग अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द ओशन एसिडिफिकेशन। Okay, now this is really very important that how you can mitigate, like there are three important techniques to mitigate eutrophication. It's a physical, the chemical and the biological technique. Let's talk about the physical technique. In physical we have all these things, like we have the dredging, aeration or artificial mixing, flushing, harvesting of algae or the macrophytes, the sediment capping and the constructed wetlands. Okay, first we have the dredging. Dredging is something like it's removal of the nutrient rich bottom sediments. जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉटम में सेटल डाउन होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। एरेशन या आर्टिफिशियल मिक्सिंग में क्या होता है, इट विल इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन, इट विल प्रिवेंट द स्ट्रैटिफिकेशन एंड हाइपोक्सिया। ओके, एरेशन सिस्टम्स बने होते हैं इसके लिए, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ काम। फ्लशिंग की अगर हम बात करेंगे, इट विल डाइल्यूट द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग वाटर एक्सचेंज। मतलब हम क्या करें कि कोई भी वाटर बॉडी है उसकी वाटर को थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें फ्लशिंग वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ एल्गी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एक्सेस बायोमास हमारा हो, जैसे एल्गी का हो रहा है या फिर कोई भी मैक्रोफाइट है जो लार्जर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं ट्रॉपिफिकेशन की वजह से, उसको हम क्या करते हैं कि मैनुअली रिमूव कर देते हैं। सेडिमेंट कैपिंग, सेडिमेंट कैपिंग इज लाइक कवरिंग द सेडिमेंट विद द इनर्ट मटीरियल टू प्रिवेंट द फॉस्फोरस रिलीज। इनर्ट आपके कुछ मटीरियल्स होते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस आपने सुनी होंगी, तो उनसे हम क्या करते हैं कि इन पर्टिकुलर सेडिमेंट्स को कवर करते हैं ताकि ये फॉस्फोरस जो हमारे वो रिलीज ना हो। ओके, नाउ वी हैव द कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, ट्रैप सेडिमेंट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बिफोर एंटरिंग द वाटर बॉडीज। तो हम क्या करें कि कुछ वेटलैंड्स क्रिएट करते हैं, वेटलैंड्स बेसिकली हमारे दलदल की तरह काम करते हैं, तो वो सेडिमेंट्स को ट्रैप करेंगे और एक तरीके से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वाटर को, तब जाके हमारा वहाँ से जो वाटर है वो न्यूट्रिएंट फ्री वाटर हमारा रिलीज होगा। तो एक तरीके से ट्रैपिंग सिस्टम क्रिएट किया जाता है। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द केमिकल टेक्निक्स। केमिकली आप कैसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो यूट्रोपिफिकेशन को। दीज इन्वॉल्व केमिकल एजेंट्स टू बाइंड और रिमूव द न्यूट्रिएंट। सबसे पहले आपका एलम जो Al2SO4 होल्टाइज होता है, ये हमारा क्या करता है, इसका ट्रीटमेंट हम देते हैं एलम ट्रीटमेंट। इट प्रेसिपिटेट द फॉस्फोरस एज इनसॉल्युबल कंपाउंड। सेकेंड इज द फेरिक क्लोराइड और द आयरन सॉल्ट, सो इट विल बाइंड द फॉस्फेट एंड विल रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी। तो मेन टारगेट नाइट्रेट और फॉस्फेट को कंट्रोल करना ही है। ओके, लाइम एप्लीकेशन, लाइम बेसिकली चूना होता है, इट इंक्रीज द पीएच, वो पीएच को इंक्रीज करेगा तो थोड़ा सा हमारा जो वाटर है वो ओशन एसिडिफिकेशन को कम करने के लिए ये प्रोसेस है। इट विल रिड्यूस द फॉस्फोरस सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव द एल्जीसाइड्स। एल्जीसाइड्स यानी कि वी आर यूजिंग देम टू किल द एल्गी, तो इसमें बेसिकली हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। इट विल किल द एल्गी। ये मेथड थोड़ा सा हमारा क्या है, टेम्पररी कंट्रोल के लिए है, बट इट मे कॉज टॉक्सिन रिलीज। ओके, सो मोस्टली हम नहीं यूज कर सकते हैं क्या चीज, एल्गीसाइड्स को, बट ये एक कंट्रोल, एक प्रिवेंशन मेजर है किस चीज का, यूट्रोपिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फॉस्फेट इनएक्टिवेशन। सो वी आर कन्वर्टिंग द सॉल्युबल फॉस्फोरस इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो थोड़ा सा केमिकल मेथड की लिमिटेशंस ये है कि भाई ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है, इट मे कॉज सेकेंडरी पॉल्यूशन इफ मिसयूज्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी केमिकल्स का यूज कर रहे हैं केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए। सो बायोलॉजिकल टेक्निक, अगर बायोलॉजिकल टेक्निक के बारे में हम कहेंगे, कौन से बायोलॉजिकल या फिर हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कैसे हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं यूट्रोपिफिकेशन को। सो दिस अप्रोच इज वेरी इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, बायो मैन्युपुलेशन। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द जू प्लैंक्टन्स। बहुत सिंपल सी बात है, जू प्लैंक्टन्स को अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी फूड चेन बिल्कुल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डैफनिया, इट विल ग्रेज ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स। तो एक तरीके से फूड चेन हम यहाँ पे आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज बायो मैन्युपुलेशन।
Second, we have the macrophyte restoration. Re-establish the aquatic plant to compete with the algae. Okay, यानी कि हम macrophyte restoration में क्या कर रहे हैं कि algae है और हमारे macrophytes है, तो दोनों के बीच में competition set करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम और ज़्यादा aquatic plants को introduce कर पा रहे हैं. Then we have the riparian buffer zone. जो riparian buffer zone होता है हमारा, vegetation strip reduce the nutrient runoff to remediation, यानी कि we are using the plants to absorb the excess nutrient. इसमें भी जैसे हम लोग water hyacinth को grow करवा सकते हैं. Next we have the microbial treatment. Microbial treatment में हम क्या करेंगे, we'll use some bacteria to enhance the nutrient removal. क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है अगर immobilization की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, सो हम माइक्रोबियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द न्यूट्रिएंट लोड रिडक्शन. सो वी आर इम्प्रूविंग द सीवेज ट्रीटमेंट एंड वी आर कंट्रोलिंग द फर्टिलाइजर यूज. तो ये सब कुछ हमारी क्या होती है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स होती है जिससे हम यूट्रोपिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, हमारा एक्सेसरी पार्ट इस पर्टिकुलर लेक्चर का कि मेजर कॉजेज ऑफ यूट्रोपिफिकेशन. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मैंने यहाँ पे वाटर बॉडीज प्लस ये लोकेशन कहाँ पे ये पर्टिकुलर केस देखा गया था, मेन कॉज इसमें क्या था एंड जो मेजर प्रॉब्लम हमारी ऑब्जर्व की गई थी. ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. ये आप मेंशन, इसमें से कुछ कुछ मेंशन कर सकते हो एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम इंडिया पे फोकस करते हैं. जो डल लेक है आपकी कश्मीर में, इसमें बेसिकली सीवेज और टूरिज्म प्रेशर की वजह से क्या देखा गया था कि वीड की ओवरग्रोथ और वाटर क्वालिटी में डिक्लाइन देखने को मिला था. सेकेंडली केरल में यहाँ पे जो वेम्बनाड लेक है, इसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से क्या देखा गया था कि फाइटोप्लैंक्टन्स के केस में इंक्रीज हुआ था प्लस यूट्रोपिक कंडीशंस हमारी इंक्रीज हो गई थी. ओके, देन इसके अलावा बेंगलुरु में यहाँ पे बेलंदुर लेक है, इसमें क्या हुआ था कि अनट्रीटेड सीवेज की वजह से आप देखोगे तो फोम फॉर्मेशन प्लस लेक फायर्स देखने को मिली थी. ओके, नेक्स्ट आपकी हुसैन सागर लेक है हैदराबाद में, इसमें इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से क्या होता है कि फिश की किलिंग होने लग गई थी और एल्गल ब्लूम देखने को मिला था. चिलिका लेक इन ओडिशा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से क्या हुआ था कि वीड इन्फेस्टेशन एंड स्पीशीज में शिफ्ट देखने को मिला था. ओके, ऐसी सिमिलर केसेस आपका जो है लेक एरी में जो कि यूएसए कनाडा में है, मैक्सिको इन यूएसए, बाल्टिक सी इन यूरोप एंड लेक तायू इन चाइना एंड वी हैव द चेसापेक बे इन यूएसए. इसमें आपका जैसे अर्बन एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से ये पर्टिकुलर मेजर प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई थी. ओके, तो इस चीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. यू कैन मेंशन सम एग्जांपल्स इन योर एग्जाम. आप चाहो तो ये सारे भी मेंशन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें से कुछ कुछ एग्जांपल्स आप कंट्री वाइज एंड आप स्टेट वाइज अपना मेंशन कर सकते हो. ओके, आपको समराइज करूँ तो यूट्रोपिफिकेशन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, कैसे यूट्रोपिफिकेशन की पूरी प्रोसेस होती है, क्या इसके इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे आप इसको कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर करी है. सो इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.